हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने आज जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव विविधता तथा संरक्षण। ठीक है भाई, क्या नाम है चैप्टर का? जैव विविधता, जैव विविधता तथा संरक्षण। ठीक है भाई, जैव विविधता तथा संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मजेदार बात बताऊं मैं आपको, इस चैप्टर से बेटा नीट में हर साल सवाल पूछा जा रहा है। नीट में हर साल सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, हर साल भाई साहब आ रहे हैं। कभी कभी एक सवाल आ रहा है और कभी कभी आप देखिएगा कि दो सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अपने लिए बहुत मजेदार बात है। इस चैप्टर को अगर अपन पढ़ लेंगे तो अपना एक से दो क्वेश्चन का जो हिसाब किताब है वो अपना हो जाएगा। आज के लेक्चर में, मतलब इस चैप्टर में अगर आप देखें तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, एक तो आप पढ़ते हैं जैव विविधता के बारे में। ठीक है ना? किसके बारे में पढ़ते हैं? एक तो आप पढ़ते हैं जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। एक तो आप बेटा जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। और बच्चों दूसरा आप पढ़ते हैं विविधता का संरक्षण। दूसरा बड़ा हेडिंग क्या हो जाता है इस चैप्टर में? जैव विविधता का संरक्षण, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। क्या है ये जैव विविधता, कैसे समझते हैं, ये शब्द किसने प्रचलित किया, क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं, एक एक करके सारी बातें करते हैं बेटा। कह यदि दूसरी गैलेक्सी से या दूसरी आकाशगंगा से कोई मनुष्य आए, यानी कि एलियन आए और पृथ्वी पर घूमे, तो उसे सबसे ज्यादा जो अचंभित करने वाली चीज लगेगी वो है हमारे जीवन की अति विशाल विविधता। ये जो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ये उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। और कह रहा है कि सामान्य मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जिसका बायोलॉजी से, इकोलॉजी से या टेक्सोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल से इस बात पर भरोसा करेगा। वो भी बहुत मुश्किल से इस बात पर भरोसा करेगा कि अगर हम लोग अपनी अर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो है 20,000 जातियां वो चींटियों की पाई जा रही बेटा। 3 लाख लगभग लगभग बीटल पाए जा रहे हैं। मछलियों की यहाँ पर 28,000 जातियां हैं भाई। और 20,000 से अधिक, मैं आपको बता दूं, 20,000 से अधिक यहाँ पर क्या है, अधिपादप ऑर्किड पाया जा रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो एक बहुत विशाल विविधता है भाई, बहुत ज्यादा है ये विविधता। राइट। अब अगर आप जैव विविधता शब्द की बात करें कि जैव विविधता का क्या मतलब है, तो एक बहुत सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि जीवों की संख्या तथा प्रकार। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जीवों की संख्या तथा प्रकार, जैव विविधता। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हो जाएगा? जीवों की संख्या तथा प्रकार, जीवों की संख्या तथा प्रकार, जीवों की संख्या तथा प्रकार। ठीक है जी, जीवों की संख्या तथा प्रकार। अब जैव विविधता को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न स्तरों पर परिभाषित करते हैं। या उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जैव विविधता शब्द है, इस शब्द को प्रचलित किया था, इस शब्द को प्रचलित करने का जो कार्य है वो किया, शब्द किसने प्रचलित किया? ये शब्द प्रचलित किया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन जो थे वो एक सामाजिक जैव विज्ञानी थे। क्या थे भाई? ये सामाजिक जैव विज्ञानी,
सामाजिक जैव विज्ञानी थे भाई। और इन्होंने ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ये जो जैव विविधता शब्द है, उसको क्या किया था, इन्होंने प्रचलित किया था। ठीक है जी। मैं आपको बताऊं, भिन्न भिन्न स्तरों पर, यानी कि आनुवंशिकी स्तर पर या जाति स्तर पर या पारितंत्र के स्तर पर अपन क्या करते हैं बताइए जरा। हम इन सारे स्तरों पर जो है जैव विविधता देखते हैं। ओके बेटा, इन सारे स्तरों पर क्या करते हैं, जैव विविधता देखते हैं भाई। ओके। अच्छा, अब समझो जरा। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आनुवांशिक विविधता। सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या है वो, आनुवांशिक विविधता है भाई। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। और ये जो आनुवांशिक विविधता है, ध्यान से सुनेंगे आप, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो आप कहेंगे कि ये जो है कोई एक जाति है और फिर उसके विभिन्न विभिन्न जेनेटिक कंपोजिशन हो सकते हैं। तो ये जो विविधता है, ये आप आनुवांशिक स्तर पर देखते हैं। आनुवांशिक स्तर पर विविधता, आनुवांशिक स्तर पर विविधता। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में क्या कर रखा है, मिर्ची का पेड़ लगा रखा है, 5-6 मिर्ची के पेड़ लगे हुए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी मिर्चियां समान रूप से तीखी हों। या अगर आपने क्या किया है, अपने खेत में चावल का पेड़ लगा रखा है, धान का पेड़ लगा रखा है मतलब, तो उससे जो आपको चावल मिल रहा है, उससे जो आपको राइस मिल रहा है, बच्चों कोई जरूरी नहीं कि उनकी सुगंध बिल्कुल एक जैसी हो, या आप यूँ समझिए कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि उनमें जो स्टार्च की मात्रा है, वो स्टार्च की मात्रा सब में एक जैसी हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बराबर हो जाए, लेकिन आप हमेशा ये बात नहीं कह सकते कि वो स्टार्च की जो मात्रा है वो बराबर होगी ही होगी, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टार्च की मात्रा है वो भिन्न भिन्न है, उसकी जो मिठास है वो अलग अलग है, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो सुगंध है वो अलग अलग है। आम के 10 पेड़ लगे हैं भाई, सारे आम एक जैसे नहीं होते। तो ये सारी बातें आनुवांशिक स्तर पर आप विविधता देख रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें, तो जो हिमालयन श्रृंखला है, हिमालय जो है, हिमालय, हिमालय में एक पादप पाया जाता है जिसका नाम है रावोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है भाई, रावोल्फिया वोमिटोरिया। और मेरे काबिल साथियों, मैं आपको बता दूं, इस रावोल्फिया वोमिटोरिया से एक सक्रिय रसायन मिलता है जिसे कहते हैं रेजरपिन। रेजरपिन या रेजरपाइन कह देंगे। इससे एक एक्टिव केमिकल मिलता है, सक्रिय रसायन मिलता है। ठीक है, सक्रिय रसायन मिलता है भाई इससे, एक्टिव केमिकल। तो अगर आप हिमालय के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे, तो इसकी क्षमता और सांद्रता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसकी जो क्षमता है और इसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। इसकी जो क्षमता और सांद्रता है वो क्या होगी भाई, वो होगी अलग अलग, अलग अलग। और इतना ही नहीं, अगर आप भारत में देखें, मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो क्षमता और सांद्रता अलग अलग है ही है, और अगर आप आनुवांशिक स्तर से भिन्न भिन्न देखें, तो भारत के अंदर, भारत के अंदर बेटा चावल की, है ना, 50,000 से अधिक, अधिक चावल, और लगभग लगभग 1,000 आम की जो है आनुवांशिक रूप से भिन्न किस्में उपलब्ध हैं, जो जेनेटिक लेवल पे क्या है, अलग अलग, आनुवांशिक रूप से भिन्न किस्में। ये भाई मामला देख रहे हो आप, 50,000 वैरायटी है राइस की। हाँ भाई साहब, बनाओ खीर, बनाओ पुलाव,
फ्राइड राइस, और 1000 वैरायटी है किसमें है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न है आम की। बच्चों, आनुवांशिक स्तर पर विविधता देखने के बाद अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी कह सकते हैं आप, जाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये बेटा क्या है? जाति स्तर पर विविधता है। क्या है बच्चों? ये है किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि जाति स्तर पर विविधता, कि किस स्पीसीज, मतलब कोई भी, जैसे एम्फीबियन है, एम्फीबियन, तो एम्फीबियन की कितनी जातियां प्रेजेंट हैं, या अगर मान लीजिए टेरिडोफाइट है, दो कोई हमने एरिया लिए और वहां पर हम टेरिडोफाइट की जो जातियां उनकी संख्या की बात करें, तो ये है जाति स्तर पर विविधता। ये क्या बच्चों? ये है जाति स्तर पर विविधता। जैसे मान लीजिए एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एंजियोस्पर्म की 10 जातियां हैं, यहाँ पर एंजियोस्पर्म की 3 जातियां हैं। तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एरिया है इसमें एंजियोस्पर्म की आवृतबीजी पादपों की जो जाति विविधता है वो अधिक है। अधिक है भाई। जैसे एनसीईआरटी ने क्या पढ़ाया है आपको? एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन समझते हैं आप? बताइए भाई, एम्फीबियंस जो है समझते हैं आप? उभयचर, उभयचर, जी हाँ। आप कहेंगे कि पूर्वी घाट की तुलना में, ठीक है ना, जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाटों की तुलना में, पूर्वी घाटों की तुलना में पश्चिमी घाटों में, पूर्वी घाटों की तुलना में पश्चिमी घाटों में, पश्चिमी घाटों में उभयचर की या उभयचरों की, उभयचरों की जातीय विविधता अधिक होती है। जातीय विविधता, जातीय विविधता अधिक होती है, अधिक होती है भाई। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जो जाति विविधता है वो अधिक है, अधिक है। ऐसे बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं पारितंत्र विविधता की, या इसी को आप कह सकते हैं पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय विविधता क्या होता है? ये पारिस्थितिकीय विविधता, तो आप कहेंगे कि ये पारितंत्रों की विविधता है। पारितंत्रों की विविधता है भाई। किसकी विविधता है बेटा? ये है पारितंत्रों की विविधता। क्या मतलब हुआ इसका? बताइए भाई, इसका क्या मतलब हुआ? पारितंत्रों की विविधता, पारितंत्रों की विविधता। तो एक बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा भूभाग है भाई। ऐसे आप दो भूभागों की तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तरीके के इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 तरीके के इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है इसकी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मान लेते हैं कि ये है एरिया ए और ये है एरिया बी, तो आप क्या कहेंगे भाई? आप ये कहेंगे कि एरिया ए में जो लैंडस्केप है, जो बड़ा सा भूभाग है, उसमें जो जातीय विविधता है, जो क्या है बच्चों, जो जातीय विविधता है, सॉरी, जो पारितंत्री, जो पारिस्थितिकी विविधता है, जो पारितंत्र विविधता है, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बेटा, वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ज्यादा है ए में और कम है कहाँ पर? एरिया बी में। ये वाली बात है ना? विभिन्न विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं।
जंगल हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है। तो इस तरीके से भाई ये चीज़ें होती हैं। जैसे एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल लिया है वो इंडिया और नॉर्वे का लिया है। एनसीईआरटी ने किसका एग्जाम्पल लिया है भाई? इंडियन एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिया इंडिया और नॉर्वे का। वो आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? वो आपसे कह रहे हैं कि भारत में अगर आप बात करें, भारत इंडिया की अगर आप बात करें, तो इंडिया की जो पारितंत्र विविधता है वो एक स्कैंडियन कंट्री जो है ना, स्कैंडिन स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे, वहां से ज्यादा है। मैं लिख देता हूँ आप यहाँ पर कि भारत की, ऐसे लिख दूं पारितंत्र विविधता, ठीक है ना, पूरा पारिस्थितिकी नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख देता हूँ, भारत की पारितंत्र विविधता या भारत की पारिस्थितिकीय विविधता, भारत की पारिस्थितिकीय विविधता विविधता कहाँ से अधिक है भाई, बताइए जरा। तो आप कहेंगे स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है, नॉर्वे से अधिक। तो बच्चों ये हो गई बात अलग अलग टाइप की विविधता की। हमने चैप्टर शुरू किया, ठीक है, ये लेक्चर वन है, ये लेक्चर वन है बेटा। तो जैव विविधता जहाँ तक हो पाएगा आज पढ़ेंगे, है ना, और फिर बाकी दूसरे लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एडवर्ड विल्सन की बात करी हमने, आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। अब अगली चीज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि भारत में, जैसे अगर हम ऐसे तुलना करें, तो भारत में और पृथ्वी पर पूरे की अगर हम लोग बात करें, कितनी जो है जातियां उपस्थित हैं पृथ्वी पर, तथा तथा भारत में कितनी जातियां हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी जातियां, ये हमें पढ़ना है। फिर एक जो चरम अनुमान है, एक एक्सट्रीम जो एस्टीमेट है, एक्सट्रीम एस्टीमेट, चरम अनुमान जो लगाया गया इस बारे में, वो चरम अनुमान है 20 से 50 मिलियन। चरम अनुमान कितना है भाई? वो है 20 से 50 मिलियन, 20 से 50 मिलियन। हिंदी के एनसीईआरटी में 20 से 25 मिलियन लिखा होगा, हिंदी के एनसीईआरटी में 20 से 25 मिलियन लिखा होगा, इंग्लिश के एनसीईआरटी में 20 टू 50 मिलियन। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रॉबर्ट मे। क्या नाम है भाई? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे साहब क्या कह रहे हैं बताइए मुझे जरा। तो बच्चों रॉबर्ट मे साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतनी ज्यादा थोड़ी है, ये है 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन। और ये 7 मिलियन है, कहने का क्या मतलब हुआ कि 70 लाख, 7 मिलियन यानी कि इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, 70 लाख। पूरी दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, पूरी दुनिया में बेटा जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, अगर हम उनकी बात करें, वो 70 लाख है, 7 मिलियन है। ये रॉबर्ट मे के हिसाब से एक अनुमान है। अभी हम ये नहीं कह सकते ये सारी जातियां खोजी गई, इतनी जातियां खोजी नहीं गई हैं अभी, इतनी जातियां अभी खोजी नहीं गई हैं। ये एक अनुमान है कि इतनी जातियां उपस्थित है, ठीक है भाई। अगर आप बात करें आईयूसीएन के हिसाब से, आईयूसीएन, मैं इसका पूरा नाम भी लिख देता हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज,
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, इस संस्था का भी नाम बदल गया है भाई। अब इसको आईयूसीएन को क्या कहते हैं? ये जो आईयूसीएन है, अब इसको कहा जाता है WCU। ये मैं ऐसे पूरा लिख देता हूँ कि भाई आईयूसीएन को, या आईयूसीएन का नया नाम WCU है। क्या है भाई? WCU। WCU का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमें क्या करना, चीजों को बचाना है, कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है। आईयूसीएन ने क्या किया, 2004 में एक लिस्ट निकाली, या आईयूसीएन ने 2004 में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, और 2004 में उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसके अनुसार उनका ये कहना था कि पृथ्वी पर ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या, ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या कितनी है भाई? वो कह रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अधिक है। कितने से थोड़ा सा अधिक है? ठीक है, कितने से थोड़ा सा अधिक है भाई? तो ये बच्चों थोड़ा सा अधिक है 1.5 मिलियन से। 1.5 मिलियन से थोड़ा अधिक, 1.5 मिलियन से थोड़ा अधिक, 1.5 मिलियन से थोड़ा अधिक। ठीक है भाई, 1.5 मिलियन से थोड़ा अधिक है, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 मिलियन का लगभग 22%। 7 मिलियन का लगभग 22%, यानी कुल जातियों का लगभग लगभग अगर आप देखें तो 22% ही खोजा गया है भाई। 22%, समझ रहे हैं? 70 लाख जातियां का अनुमान है कि लगभग लगभग 70 लाख जातियां इस धरती पर उपस्थित है। उसमें से 15 लाख से कुछ अधिक, अब 17-18 मान लीजिए, इतनी जातियों के बारे में हमें जानकारी। ठीक है, ये वाली बात है। और कुल जो जातियां खोजी गई हैं, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, कुछ फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, है ना, कुछ जो है फैक्ट्स है। वो फैक्ट क्या कह रहे हैं वो समझो आप। वो फैक्ट कह रहे हैं कि जो कुल जातियों का, जैसे अगर आप बात करें, कुल जातियों का, कुल जातियों का 70% क्या है बेटा, प्राणी जातियां हैं। कुल जातियों का 70% प्राणी जातियां हैं, प्राणी जातियां। और बच्चों ये प्राणी जातियां इतना अधिक क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनमें क्या है, लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए, ठीक है ना, चलने फिरने के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या होता है, ये चल फिर सकता है, अपने खतरे से जा सकता है, प्लस इसमें बहुत सारे क्या सेंसरी ऑर्गन है, न्यूरॉन वगैरह है, अपना डिसीजन ले सकता है। इस वजह से ये जो जातियां हैं ये बहुत अधिक हैं। कह रहे अगर आप पादप की बात करें, पादप की पादप जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें शैवाल शामिल है भाई साहब, शैवाल, या जिसमें कवक शामिल है, कवक, फंजाई भी लपेट दिया इन लोगों ने, जिसमें ब्रायोफाइट शामिल है, ब्रायोफाइटा, जिसमें अनावर्त बीजी भी शामिल है,
और आवृत बीजी भी शामिल है। आवृत बीजी, उन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कुल कितना बनता है भाई, कुल जातियों का 22%, सॉरी 22% से अधिक नहीं है, यानी कि लगभग लगभग 22%। सोचो आप, 70% अकेले एनिमल है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 10 जातियां हैं तो उन 10 जातियों में से 7 क्या है, प्राणी जातियां हैं, एनिमल स्पीसीज है भाई, एनिमल स्पीसीज। और इतना ही नहीं, अभी और सुनो, कह रहे कि जंतु जातियों में जंतु जातियों में 70% इंसेक्ट, कीट यानी कि इंसेक्ट। देख रहे हो भाई, बवाल देख रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका, क्या रीजन हो सकता है भाई? इसका एक पॉसिबल रीजन बच्चों ये हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है इनका जो एक्जोस्केलेटन है, एक्जोस्केलेटन जो कि काइटिन वगैरह का बना हुआ है, वो जो ऑर्थोडोरियल मेम्ब्रेन है, उसकी वजह से क्या फायदा है कि ये जल में भी रह पाते हैं, स्थल में भी रह पाते हैं, वायु में भी रह पाते हैं, है ना। ये गाना गा रहे हैं, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या मेरा ही आवास स्थान। तो ये कहीं पर भी रह लेते हैं भाई। तो ये एक बड़ा कारण है कि इनकी जो जनसंख्या बहुत अधिक है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वो बेटा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप बात करें फंजाई की, फंजाई, तो कवक की जो जातीय विविधता है, कवक की जो जातीय विविधता है, वो मछली प्लस उभयचर प्लस सरीसृप और स्तनधारी, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा क्या है, कवक की जातीय विविधता है। कवकों की जो जातीय विविधता है वो इतना अधिक है। और फिर ये कुछ एनसीईआरटी ने इंफॉर्मेशन दी है आपको, जैसे ये हो गया इंसेक्ट, मोलस्क, क्रस्टेशिया और ये अदर ग्रुप। तो अब देखिए सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद अदर ग्रुप, फिर क्या प्रेजेंट है, मोलस्क, और सबसे कम इन चारों में क्रस्टेशिया। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आई फॉर इंसेक्ट, आई फॉर इंसेक्ट, ओ फॉर अदर ग्रुप, एम फॉर मोलस्क और सी फॉर क्रस्टेशिया। ऐसे बेटा हम इसे याद कर सकते हैं। कशेरुकी प्राणियों में अगर आप देखें, कशेरुकी प्राणियों में बेटा अगर आप देखें तो ये क्या है, फिश, मछली जल की रानी है। फिर ये क्या हो जाएंगे, बर्ड्स, ये भाई रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, ये एम्फीबियंस उभयचर और स्तनधारी अर्थात मैमल्स, स्तनधारी अर्थात मैमल्स। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ये मछलियां प्रेजेंट है, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियन चौथे नंबर पर, फिर ये क्या बेटा, मैमल्स। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ सबसे ज्यादा, फिर बी फॉर बर्ड्स, आर फॉर रेप्टाइल, ए फॉर एम्फीबियन, एम फॉर मैमल्स, एफ बी राम, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। बच्चों अगर इधर आप देखें पादपों में तो उसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आएगा फन आगे, आएगा फन आगे, मेरा फॉर्म लेट है, मेरा फॉर्म लेट। यहाँ पर आएगा का मतलब है एंजियोस्पर्म, फन का मतलब है फंजाई, आगे का मतलब है एल्गी, आगे का मतलब है भाई एल्गी,
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा यानी कि मॉस। फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, फर्न। और लेट का मतलब क्या हो जाएगा, लाइकेन। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ये याद करना जरूरी भी है, क्योंकि वो सीधे या तो ये डिब्बा बना के दे देंगे, एबीसी लिख के पूछ लेंगे कौन क्या है, और या फिर बेटा आपसे कुछ डिब्बा डिब्बा बना के देंगे ना, सीधे कहेंगे कि पादपों में ये जो 4 चीजें या फिर ये 6 चीजें या 5 चीजें दी गई हैं, इनकी जनसंख्या का सही क्रम क्या होगा, इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी का, माफ कीजिएगा, इनकी जातीय विविधता का सही क्रम क्या होगा। तो आ का शेरुकी के लिए IOMC, इधर FB राम, और इधर आप याद रखिएगा क्या, इधर आप याद रखेंगे आएगा फन आगे, मेरा फॉर्म लेट। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो आपको ध्यान भी रखना है भी, कि ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है, ठीक है ना, ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन में करें, यहाँ यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आकलन प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते। अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन वगैरह कर रखी है, इसमें भैया प्रोकैरियोट का कोई मामला नहीं है। ये चीज तो अपने को ध्यान में रखनी रखनी। अच्छा जी। वो कह रहे हैं अभी ये पक्का उनको विश्वास भी नहीं है कि कितनी हो सकती है। कह रहे समस्या ये है कि जो पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके हैं, वो सूक्ष्म जीवों के लिए उनको जो है फाइंड आउट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनका प्रयोगशाला में संवर्धन भी नहीं हो सकता, जिनका भाई प्रयोगशाला में संवर्धन भी नहीं हो सकता। समझो आप इस बात को, जिनका जो है प्रयोगशाला में संवर्धन भी नहीं हो सकता। और कह रहे अगर कोई जैव रासायनिक या आणविक तरीका अपनाते हैं तो इनकी जो विविधता है वो लाखों में पहुंच सकती है। इनकी जो विविधता है बेटा, वो कितने पहुंच सकती है, लाखों में पहुंच सकती है भाई, है ना, ये वाली बात। चलिए, ये तो दुनियादारी की बातें हो गई। अब समय आ गया कि हम इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करें। जैसे अगर आप भारत की बात करते हैं, अगर आप बेटा भारत की बात करें, तो कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर आप देखें, पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर बहुत कम है, मात्र और मात्र 2.4%। कितना, 2.4%। लेकिन विविधता जो है, विविधता ओ हो बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया की कुल विविधता का 8.1%। 8.1% डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन है, जबकि 2.4% भूभाग है। और इसी वजह से भारत जो है दुनिया के, विश्व के 12 जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर हैं, जो महाविविध देश हैं, 12 महाविविध देशों में से एक, 12 महाविविध देशों में से एक है, 12 महाविविध देशों में से एक है, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर हैं जो पूरी दुनिया के 12, और उसमें से एक है अपना इंडिया। अगर आप बात करें प्लांट स्पीसी की, तो वही अगर हम 22% वाला जो है हिसाब किताब लगाएं, तो 45,000 के आसपास जो है पादप जातियां खोजी जा चुकी हैं, खोजी जा चुकी हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि पादप जातियां तथा इसका दो गुना, तथा इसका दो गुना, यानी कि लगभग कितना बेटा, 90,000। पादप जातियां 45,000, तो उसका दो गुना कितना हो जाएगा, 90,000 प्राणी जातियां खोजी जा चुकी हैं। प्राणी जातियां खोजी जा चुकी हैं, खोजी जा चुकी हैं। और बच्चों में एक मजेदार बात बताऊं, कि कम से कम 1 लाख
ठीक है ना। 1 लाख पादप जातियां, 1 लाख पादप जातियां, 1 लाख पादप जातियां तथा 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 3 लाख से अधिक प्राणी जातियों का, 3 लाख से अधिक प्राणी जातियों का, 3 लाख से अधिक प्राणी जातियों का खोजा जाना बाकी है, खोजा जाना बाकी है। ये मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई। अकेले इंडिया की अगर आप बात करें तो 45,000 प्लांट जातियां जो है, प्लांट स्पीसी, वो खोजी जा चुकी हैं। और लगभग लगभग अगर आप देखें बेटा, लगभग लगभग अगर आप देखें तो इंडिया में जो है, इंडिया में जो है 90,000 जंतु जातियां, प्राणी जातियां जो है वो खोजी जा चुकी हैं। 1 लाख से अधिक पादप जातियों का खोजा जाना और 3 लाख से अधिक जंतु जातियों का खोजा जाना अभी बाकी है। ठीक है। अब इससे क्या कारण है कि कहीं पर जाति विविधता अधिक है या कम है, या क्या प्रतिरूप हो सकते हैं? तो अगली चीज हमें वो पढ़ना है बच्चों। हमें पढ़ना है जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता के प्रतिरूप। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके भाई जी, दो चीजें हैं इसमें जो आपको पढ़नी है। एक तो है अक्षांशीय प्रवणता, एक क्या है, अक्षांशीय प्रवणता, यानी कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। और दूसरा अपने को पढ़ना होता है जाति क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जाति क्षेत्र संबंध, यानी कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा क्या, अक्षांशीय प्रवणता। ये देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखो, अक्षांशीय प्रवणता में आपको पहले हेडिंग डाल देता हूँ। और अब देखो यहाँ पर मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, एक बार लिख चुका हूँ ना, अब तुम दोबारा में खुद से लिख लेना। अक्षांशीय प्रवणता, लेटीट्यूड शब्द का मतलब समझिए आप। लेटीट्यूड शब्द का मतलब होता है भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। और मैं ये भी बता दूं आपको कि भूमध्य रेखा से जो दूरी है, भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी वो व्युत्क्रम अनुपाती होती है। किसके व्युत्क्रम अनुपाती होती है? विविधता के, जातीय विविधता के व्युत्क्रम अनुपाती है। यानी कि जो अपने क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पे उनसे अधिक होगी कहां पर, उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी जातीय विविधता, उससे कम शीतोष्ण, शीतोष्ण, और सबसे कम बेटा जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। जैसे यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप इसको जो है ट्रॉपिकल ही मानिए, ठीक है ना।
सॉरी टेम्परेट मानिए, सब ट्रॉपिकल के चक्कर में आप पड़ो मत, सब ट्रॉपिकल के चक्कर में आप पड़ो मत। और भूमध्य रेखा को पहचानो बेटा, यहाँ पर आप, यहाँ पर आप भूमध्य रेखा को पहचानो भाई। भूमध्य रेखा पहचान रहे हैं आप इक्वेटर पर? ठीक है, तो यहाँ एक मिनट मैं लिखता हूँ, ये क्या हो गया, 0 डिग्री पर है ना, ये हो गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये इधर क्या हो गया, मकर रेखा, मकर रेखा। और ये होगी कर्क रेखा, ये हो गया बेटा कर्क रेखा। क्या हो गया इसको, ये भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और इसको बेटा हम लोग कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे समझो कि भूमध्य रेखा से अगर आप इधर जाएं नॉर्थ की ओर तो कर्क रेखा तक, और इधर साउथ की ओर जाएं तो मकर रेखा तक, ये जो पूरा है ये ट्रॉपिकल जोन है, इसे आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या है ये, उष्णकटिबंध है भाई, उष्णकटिबंध। इधर पोलर जोन है यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, टेम्परेट को क्या कह देंगे, शीतोष्ण। टेम्परेट को क्या कह देंगे, शीतोष्ण क्षेत्र कह देंगे। ये टेम्परेट जो है ये इधर, ये शीतोष्ण क्षेत्र है भाई। इसके नीचे इधर भी ये क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र है। ये क्या शीतोष्ण, ये क्या शीतोष्ण, ऐसे देख लीजिए आप, ये इस तरीके से। तो जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, ये 0 पे इक्वेटर हो गया भूमध्य रेखा, उससे 23.5 नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा तक, और इधर नीचे मतलब कि दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा तक, वो क्या है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ट्रॉपिक है। फिर इधर ये टेम्परेट है, ये टेम्परेट है, फिर पोल है। और एनसीईआरटी ने इसके सपोर्ट में बड़े उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जो उच्चतम विविधता है कहाँ पर, उष्णकटिबंध क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में उच्चतम विविधता के या अधिक विविधता के उदाहरण, एनसीईआरटी ने कुछ उदाहरण देकर आपको समझाया है। एनसीईआरटी ने बेटा आपको कुछ उदाहरण देकर समझाया है। जैसे अगर आप देखें, ठीक है ना, जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र के पास, मतलब भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास कोलंबिया जो है, कोलंबिया, कोलंबिया जो है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखा के पास। कोलंबिया जो है वो क्या है भाई, भूमध्य रेखा के पास स्थित है। और वहां पर अगर आप देखें तो 1400 पक्षी जातियां हैं भाई, 1400 पक्षी जातियां, 1400। ठीक है, इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया भारत, भारत में लगभग लगभग 1200 पक्षी जातियां हैं बेटा, 1200 पक्षी जाती हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1200 से अधिक, 1200 याद रखिएगा, उससे काम चल जाएगा। अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क, और ये जो न्यूयॉर्क है ये कहाँ पर है, 41 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। 105 जातियां हैं यहाँ पक्षियों की, 105 पक्षी जातियां।
105 पक्षी जातियां। इसके बाद अगर आप ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वो 71 डिग्री नॉर्थ पर है। 56 जातियां हैं भाई पक्षियों की। कितनी बेटा? 56। 56 जातियां, 56, 56। एक और भी उन्होंने बात बताई है कि अगर आप देखें, जैसे अगर आप तुलना करना चाहते हैं, ये आपका मन है, आप तुलना कर सकते हैं कि अगर आप इक्वाडोर की बात करें, इक्वाडोर जो कि कहाँ पर है? ट्रॉपिक में है, ट्रॉपिक जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया। और आप बात करें अमेरिका का जो मध्य पश्चिम एरिया है, मिड वेस्ट, अमेरिका का क्या है जो मध्य पश्चिम एरिया है, अगर आप उसकी बात करें तो ये शीतोष्ण क्षेत्र है भाई। ये क्या है? शीतोष्ण क्षेत्र है। वो आपको बता रहे हैं कि अगर इस शीतोष्ण क्षेत्र में, अगर इस शीतोष्ण क्षेत्र में संवहनी पादपों की एक्स जातियां हैं, मान लेते हैं संवहनी पादपों की एक्स जातियां हैं, एक्स जातियां, तो भाई इक्वाडोर में पता है ट्रॉपिक में कितनी है? 10x, 10x जातियां हैं भाई संवहनी पादपों की वेस्कुलर प्लांट। कितना खतरनाक है मामला, जबरदस्त भाई साहब। फिर पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है पृथ्वी में, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय अमेजन वर्षा वनों में है। जो अमेजन के जंगल हैं, लंग्स ऑफ प्लानेट, अमेजन वर्षा वन, क्या हो रहा है, अमेजन वर्षा वन में है। और इसके सपोर्ट में उन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, ऐसा नहीं कि फर्जी बात कर रहे हो कोई आपसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा कि वो आपसे कोई फर्जी बात कर रहे हो। जैसे अगर आप देखो, जैसे अगर आप देखो, वो कह रहे कि वहां पर अगर आप देखोगे तो सरीसृप, सरीसृप की क्या है भाई? 427 जातियां, सॉरी, सरीसृप की 378 होंगी। एक मिनट, सरीसृप की 378 जातियां। आप स्तनधारी की बात करें, 427। उभयचर की बात करें, 427। उभयचर की भी 427 है भाई। मछली जो है, मछली जो जल की रानी होती है, उसकी 1300 जातियां हैं यहाँ। मछली की कितनी जातियां हैं बेटा? 1300। सोचो आप, कितनी भयंकर जाति विविधता है। मछली नहीं नहीं, 1300 तो बेटा पक्षी हैं यहाँ। एक मिनट, 1400, 1300, 1200, पक्षियों की कितनी जातियां हैं? पक्षी की जातियां हैं 1300। मछली की है भाई 3000। मछली की 3000 जातियां हैं बेटा, 3000 जातियां। पादप की अगर आप बात करें, पादप की, तो 40,000 से अधिक जातियां भाई जी, 40,000 से अधिक। और अगर आप अकशेरुकी प्राणियों की बात करें, अकशेरुकी प्राणी, तो बच्चों अकशेरुकी प्राणियों की 1,25,000 से अधिक जातियां हैं, समझो आप। और इतना ही नहीं, एक अनुमान ये भी है, एक अनुमान अभी ये भी है कि इन जंगलों में, इन जंगलों में इंसेक्ट की, इंसेक्ट की यानी कि कीड़ों की, कीट की
कम से कम, कम से कम बेटा, कम से कम 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 2 मिलियन जातियों का खोजा जाना बाकी है। खोजा जाना बाकी है। ठीक है जी, ये वाली बात। तो ये पहला हम लोग पढ़ रहे थे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम पहला पढ़ रहे थे अक्षांशीय प्रवणता। ये देखा बेटा आपने, ये सारी चीजें। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्या कारण हैं, व्हाट आर द रीजंस, ऐसे क्या कारण है कि जो जातीय विविधता है ट्रॉपिक्स की वो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कह रहे जाति उद्भवन यानी कि स्पेसिएशन आमतौर समय का कार्य है। कह रहे शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से, शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन ग्लेशिएशन होता रहा, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो अबाधित रहा। भाई वहां पे बार बार क्या हुआ, ग्लेशिएशन हुआ, हिमनदन हुआ, तो कुछ जातियां मर गई, नई विकसित नहीं हो पाई शीतोष्ण में। उष्णकटिबंधीय अबाधित रहा तो वहां ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। दूसरा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कम मौसमी परिवर्तन दिखाता है, जिसकी वजह से निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। और यहाँ पर भी क्या है, अधिक जातीय विविधता हुई। और तीसरा पॉइंट ये है, ये यहाँ पे परोक्ष लिखा है, इसको बेटा आप अपरोक्ष कर लीजिएगा अगर इंग्लिश के एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो। कह रहे यहाँ पे अधिक सौर ऊर्जा है जिससे उत्पादन अधिक है, और उत्पादन अधिक है तो जैव विविधता अधिक है। ये 3 पॉइंट है। एक तो ये कि जो ट्रॉपिक है वो अबाधित रहे, दूसरा वहां पर जो मौसम है सदाबहार है, मौसमी परिवर्तन बहुत कम है, और तीसरा वहां पे सौर ऊर्जा बहुत अधिक है। यहाँ पर एक टर्म होता है ना निकेत, निकेत क्या है, जो इन्होंने निकेत लिखा हुआ है मैं आपको निकेत समझा देता हूँ। ठीक है ना, निकेत का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है ना। निकेत बेटा कोई भी स्पीसीज कहाँ रहती है, क्या खाती है, ठीक है, क्या कार्य करती है, क्या संसाधन प्रयोग में लेती है, इन सबको मिला के बनता है उसका निकेत। तो बेटा अगर मौसम एक जैसा है, मौसम अगर एक जैसा है, उसमें जो सीजनल वेरिएशन है, मौसमी परिवर्तन है वो कम है, तो ये चीजें कैसी रहेंगी, स्पेसिफिक रहेंगी। और ये जो स्पेसिफिक रहेंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर ये जो है स्पेसिफिक रहेंगी तो निके स्पेशलाइजेशन होगा, और निके स्पेशलाइजेशन रहेगा तो आप देखेंगे कि फिर उससे वो कंट्रीब्यूट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जाति विविधता में। ठीक है ना, तो ये वाली बात होती है भाई। अच्छा, अगला जो प्रतिरूप है जो हमें पढ़ना था, क्या पढ़ना था, जाति क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है ना, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध, जातीय क्षेत्र संबंध, जातीय क्षेत्र संबंध, या सिंपली क्या कह सकते हैं, जाति क्षेत्र संबंध। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसके बारे में हमें किसने बताया, जानते हैं उस महान शख्स का नाम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम था उनका, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उनका जेंडर, अरे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनके नाम पे वॉन हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी भी है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है ना, ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन प्रकृतिवादी, जर्मन प्रकृतिवादी व भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता।
और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया या जो इन्होंने ये दिया जातीय क्षेत्र संबंध, वो दक्षिण अमेरिकी जंगलों में जब अपना खोजबीन कर रहे थे उसके आधार पर दिया। ठीक है ना, जो भी खोजबीन उन्होंने करी वो दक्षिण अमेरिकी जंगलों में की, थे जर्मनी के रहने वाले। ठीक है। जातीय क्षेत्र संबंध हमें क्या सिखाता है बेटा? जातीय क्षेत्र संबंध हमें सिखाता है कि जो जातीय विविधता है, जातीय विविधता, जातीय विविधता वो समानुपाती होती है क्षेत्रफल के। जैसे जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे जातीय विविधता बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमा तक ऐसा होता है, हमेशा नहीं। एक सीमा तक ऐसा होता है बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होता। एक सीमा तक आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या हो रहा है, जो जातीय विविधता है वो क्या है बेटा, जातीय विविधता बेटा जो है वो बढ़ रही है। भाई जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे जातियों की संख्या बढ़ती जाएगी, जातियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जातीय विविधता बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि जो जातियों की संख्या हो सकता है ना बढ़े, यूजुअली घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो एक सीमा तक ये संभावना रहती है, कि हमेशा ये संभावना रहती है बेटा कि ये जो है आप ये देखें कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा बेटा, जो क्षेत्रफल है वो, क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, हमेशा कह सकते हैं कि जाति विविधता जो है बढ़ती जाएगी। राइट। चलिए, ये इन्होंने दो तरीके के इक्वेशन, एक है एस बराबर सी ए टू द पावर जेड। ठीक है ना, क्या है भाई, सी ए टू द पावर जेड। और अगर इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में ले लें, ये क्या है, ये लॉग स्केल है, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो इसमें आप देखिए क्या सीधी रेखा वाला ग्राफ मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है ये एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग चलें आयताकार परवलय, आयताकार परवलय, आयताकार परवलय भाई, आयताकार परवलय। ठीक है, आयताकार परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां पर एस जो है, देखो दोनों इक्वेशन तो लिखी हुई हैं। एक इक्वेशन क्या है कि एस बराबर सी ए टू द पावर जेड, तो अगर आप इसका लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ऐसा हो जाएगा ये, है ना। जहां पर एस क्या है, एस है जाति समृद्धि, इस पे सीज रिचनेस कहेंगे आप। ए क्या है, क्षेत्रफल, ए क्या है, क्षेत्रफल है। सी क्या है, तो ये हो जाएगा वाई अंतः खंड। ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है, आप लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है भाई। ठीक है। और फिर जेड जो है, जेड वो हो जाएगा रेखीय ढाल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं समाश्रयण गुणांक। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग समाश्रयण गुणांक कह सकते हैं। ठीक है ना। जेड की जो वैल्यू है बेटा, जेड की वैल्यू की अगर आप बात करें तो वो अलग अलग होती है, जेड की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर छोटा एरिया है, छोटा एरिया, तो 0.1 से 0.2 हो जाएगी। किसके किसके लिए हो जाएगी छोटे एरिया में, जैसे अगर आप ब्रिटेन में पादप देखना चाहें, ब्रिटेन में पादप, तो उसके लिए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 से 0.2 के बीच में आएगी। या अगर आप चाहें तो कैलिफोर्निया में पक्षी देख लें, कैलिफोर्निया में पक्षी, तब भी वो 0.1 से 0.2 के बीच में आएगी। ये अगर आप चाहें तो न्यूयॉर्क में मोलस्का देख लें, न्यूयॉर्क में मोलस्का,
तो इन सब के लिए क्या रहेगी बेटा, ये 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगी। लेकिन ये जो जेड है, जेड बच्चों, इस जेड की वैल्यू हो सकती है 0.6 से 1.2 तक। जैसे अगर आप पूरे महाद्वीप के लिए बात करें, अगर आप पूरे महाद्वीप के लिए बात करें तब, पूरे महाद्वीप के लिए, पूरे महाद्वीप के लिए ये जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 से 1.2। ये मान हो जाएगा लगभग लगभग, अगर आप देखें तो 1.15। और ये किसके लिए 1.15? तो आप कहेंगे कि विभिन्न देशों के या विभिन्न महाद्वीपों के, मैं सीधे सीधे लिखे दे रहा हूं, विभिन्न देशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के फलाहारी पक्षी व स्तनधारी, फलाहारी पक्षी व स्तनधारी, उनके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.15 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। जो बच्चे पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे उन्हीं को ये सवाल समझ में आएगा। ये मान लीजिए इधर हमने क्या लिया है, क्षेत्र, ये एरिया ए डैश है यहाँ पर, और इधर हमने क्या ले लिया है, एस, अर्थात जाति समृद्धि। अभी हम 4 लाइनें खींच रहे हैं बेटा, ये है लाइन ए, ये है लाइन बी, ये है लाइन सी, और ये है लाइन डी। ठीक है, और यहाँ कहीं पर मैं कोई एक एरिया ले लेता हूँ ए डैश। मान लीजिए यहाँ मैंने एरिया ले लिया है ए डैश, और थोड़ा इधर लेना पड़ेगा ए डैश, जी यहाँ कहीं ऐसे। तो आप देखेंगे बेटा कि कौन सी लाइन एरिया ए डैश में, सवाल ये है कि ए डैश क्षेत्र में, ए डैश क्षेत्र में विविधता का बढ़ता हुआ क्रम, विविधता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, विविधता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, समझो आप, सीधी सी बात। और आपने एस लिया हुआ, इधर आपने जेड लिया हुआ, ये स्पीशीज रिचनेस है भाई। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ये इंटरप्रेट करके बता देता हूँ, क्योंकि आज तो मुझे सॉल्व कराना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या पूछा, बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे कम डी, डी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा बी, डी से ज्यादा बी, और सबसे ज्यादा ए। सर्वाधिक कहां पर रहेगा भाई, ए में, और न्यूनतम कहां पर रहेगा, डी में। क्योंकि बच्चों ये जो एरिया ए डैश है, यहाँ पे देखो ये जो डाइवर्सिटी आ रही है, ये किसके लिए आ रही है, जो लाइन ए बता रही है। ये जो यहाँ पर लाइन बी बता रही है, ये यहाँ पर लाइन सी, और ये यहाँ पर लाइन डी। तो सबसे ज्यादा तो यही वाली वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा लाइन ए के द्वारा डाइवर्सिटी प्रदर्शित हो रही है, फिर उससे कम बी, उससे कम सी, सबसे कम डी, एरिया ए डैश में। ये रहा एरिया ए डैश, ठीक है ना। तो जो लोग सिर्फ नोट्स पढ़ने के चक्कर में होंगे उन्हें ये समझ में आएगी नहीं बात बेटा। चलिए, आज यहीं तक रखेंगे बेटा। जैव विविधता और संरक्षण में यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। फिर हमने देखा कि पृथ्वी पर और भारत में कितनी जातियां हैं, ठीक है, पृथ्वी में और भारत में कितनी जातियां हैं, ये हमने डिस्कस किया भाई। फिर हमने ये एनसीईआरटी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको याद भी किया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये प्रोकैरियोटिक के बारे में कोई आइडिया नहीं देते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में क्या समस्याएं, वो सब कुछ पढ़ा। भारत में क्या कैसा है, जैव विविधता के प्रतिरूप। फिर पहला प्रतिरूप हमने पढ़ा अक्षांशीय प्रवणता, और फिर हमने ये भी हमने पढ़ा कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे क्यों है जाति विविधता ज्यादा। और फिर हमने पढ़ा दूसरा प्रतिरूप जाति क्षेत्र संबंध, उससे रिलेटेड एक सवाल भी किया। आज यहीं तक रखेंगे बेटा, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीड करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और
हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।